हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए बीपीओ स्पेशल के रिवीजन। तो क्लास है, आपका रिवीजन क्लास है। तो आप सब पहले 2-3 बात को ध्यान दे दीजिए कि सबसे पहले आप सब वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, ठीक? हमारे कहने पर एक बार वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है? और दूसरी बात, इस वीडियो के थ्रू आप सबको जो 100 मार्क है, सब एक ही टॉपिक में कवर हो जाएगा। मतलब जितना भी, जैसे कोई आयोग है ना? जैसे वित्त आयोग, चुनाव आयोग या कोई योजना है, फुल डिटेल उसके बारे में जानकारी मिलेगा। मतलब आपको कोई बात डाउट में नहीं छोड़ेंगे, है ना? पूरा डिटेल उसके बारे में डिस्कस होगा। तो इसके माध्यम से आप कोई भी टेस्ट दे दीजिए, कोई भी रिवीजन कीजिए, कहीं भी पढ़िए, है ना? सब आप कर पाएंगे। एक बार कहने पर हमारे पूरा वीडियो देख लीजिए, शॉर्ट वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर से वीडियो लाएंगे, नहीं तो आपका वही टेस्ट ही चलेगा, ठीक? तो ये आपका नया कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कितना आप सबको अच्छा लगता है ना? अच्छा क्या लगता है? कंटेंट बहुत अच्छा है ना? तो देखिए क्या है, हम समझाएंगे, आप सबको ध्यान से केवल सुनना है ना? देखिए, एक ऋग्वेद होता है ना, वैदिक सभ्यता से है। ऋग्वेद में जो सभा का वर्णन किया गया ना, 8 बार किया गया है। ये पूछेगा आप सबसे कि ऋग्वेद में सभा कितनी बार वर्णन हुआ है? 8 बार हुआ है, ठीक? और जो सभा होती थी ना, सभा में महिलाएं भी भाग लेती थी, ठीक? सभा में महिलाएं भी हिस्सा ले लेती थी, और जो महिलाएं हिस्सा लेती थी ना सभा में, उन्हें सभावती कहा जाता था, ठीक है? तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में जो सभा में महिलाएं भाग लेती थी उनको क्या कहा जाता था? तो सभावती। ऐसे क्वेश्चन बनेगा। और ऋग्वेद में सभा का वर्णन कितने बार हुआ है? 8 बार हुआ है, ठीक? अब देखिए, जो सभा होती थी ना ऋग्वेद में, ये राजनैतिक और प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ न्यायिक कार्य भी देखती थी। मतलब जो सभा होती थी ना, सब प्रकार के काम देखती थी। राजनैतिक भी संस्था थी, प्रशासनिक भी काम करती थी और न्यायिक भी काम करती थी। कौन? सभा। बात समझ में आया? तो देखिए, नोट्स है, आप सब प्लीज़ पूरा देखिए। जैसा लगेगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक? अब देखिए, ऋग वैदिक कालीन कुछ संस्थाएं थी जो इम्पोर्टेंट संस्थाएं, जैसे ऋग वैदिक काल में सभा का वर्णन मिलता है, समिति का वर्णन मिलता है, विदत का वर्णन मिलता है, गण का वर्णन मिलता है और परिषद का वर्णन मिलता है, ठीक? ये सब क्या थी? सब जो है ना, सब राजनैतिक संस्था भी थी, है ना? जो राजन को सहयोग करती थी। राजन मतलब राजा। ऋग्वैदिक काल में राजा को क्या बोला जाता था? राजन। बात समझ में आया? सब कौन सी संस्था थी? राजनैतिक संस्था थी। किसका सपोर्ट करते थे? राजा का, मतलब राजन कहेंगे, है ना? क्योंकि वैदिक काल में राजन बोला जाता था। अब देखिए, इसके बाद सभा के बारे में यह पूर्ण एकदम वर्णन होगा ना। सभा क्या था? सभा का वर्णन कितनी बार मिलता है? 8 बार होता है। कहाँ पर? ऋग्वेद में, है ना? और सभा का प्रधान सभापति कहलाता था, मतलब सभा का जो मुखिया होता था उसको क्या बोलते हैं? सभापति। और महिलाओं की भी प्रवेश था, मतलब ऋग्वैदिक काल में महिलाओं का भी प्रवेश था, है ना? लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया, मतलब रोक कर दिया गया था, ठीक? और जो महिलाएं वाद विवाद में भाग लेती थी उसे क्या बोलते हैं? सभावती, है ना? जो महिलाएं सभा में भाग लेती थी उसे क्या बोला जाता है? सभावती, ठीक? तो अब देखिए, सभापाल क्या होता था? सभापाल जो सभा का संरक्षक होता था। मान लेते सभा है, सभा का जो रक्षा करने वाला होता था ना, उसको क्या बोला जाता है? सभापाल, ठीक? और सभे क्या होता था? सब सभा के जो सदस्य होते थे ना, उसको सभे बोला जाता था, है ना? और सभी का जो पद होता था ना, सभासद के क्या होता था? बराबर होता था। बट केवल आप ये याद कर लीजिए कि सभी किसे बोलते थे? सभा का जो सदस्य होता था। और सभा का जो रक्षक होता था उसको सभापाल बोलते हैं, ठीक? अच्छा, इसको याद करना आसान है। देखिए, द्वारपाल, द्वारपाल क्या कहते हैं? रक्षा करते हैं द्वार की, है ना? तो ऐसे सभापाल किसकी रक्षा करेंगे? सभा की, है ना? ऐसे ट्रिक थोड़ा याद कर लीजिए, पेपर में देखते ही आप सब सही कर लेंगे। अब देखिए, सभा के मूल कार्य कौन कौन थे ना? तो न्यायिक कार्य भी करता था, अभी आपको ऊपर बताए थे ना। और राजन की न्यायिक कार्य में क्या करता था? सहयोग भी करता था। और राजन के सहयोगी वृद्धजन होते थे, है ना? मतलब राजा के जो सहयोगी लोग होते थे वो वृद्धजन लोग होते थे ना,
मतलब बुजुर्ग लोग होते थे और बुद्धिमान लोग होते थे, है ना। और जो राजन होता था ना, न्यायिक कार्य का प्रधान होता था। कब? ऋग वैदिक काल में। ठीक। और ऋग्वेद में सभा सभा को पासा खेलना, जुआ खेलना, 71 जनों का समूह कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछ लिया जाएगा किसको पासा खेलना, जुआ खेलना, 71 जनों का समूह कहा गया, तो आप बताएंगे सभा को। ठीक। कब, कहाँ कहा गया? ऋग्वेद में कहा गया। और आधुनिक समय में राजसभा के से तुलना किया गया। मतलब जो सभा है ना, जो सभा पहले थी ऋग्वेदिक काल में, आज के वो राज्यसभा के बराबर है। किसके बराबर होगा? राज्यसभा के। ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। देखिए जो नोट्स है ना, आप सबको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा। अभी आप देखिए आगे कितना अच्छा अच्छा है, आप सबको पसंद आएगा, है ना। बट हमारे कहने पर आप पूरा देखिए। आधुनिक राज्यसभा मतलब पहले जो सभा थी आजकल के किसके बराबर है? राज्यसभा। आप जानते हैं राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता ना, तो ऐसे सभा भी था, सभा को भंग नहीं किया जा सकता था ऋग्वैदिक काल में। अब देखिए वृद्ध श्रेष्ठ अभिजात लोगों की सभा थी, है ना। ये किसके सभा थी? वृद्ध लोग, श्रेष्ठ लोग, अभिजात लोग, मतलब जो बड़े बड़े लोग थे, जो बुद्धिमान लोग थे ना, उनकी सभा थी। अब देखिए ऋग्वेद में जन शब्द कितनी बार आया है? 275 बार आया है। ठीक। और विदत शब्द कितनी बार आया है? 122 बार। और सभा शब्द कितनी बार आया है? 8 बार, आपको बता दिए। और समिति शब्द कितनी बार आया है? 9 बार। और विश्व शब्द कितनी बार आया है? 170 बार। ये सब इतना बार आया है, वर्णन हुआ कि किसमें? ऋग्वेद में। ठीक। अब देखिए ऋग्वेद की संस्थाओं के बारे में देख लेते हैं ना। सबसे ऊपर क्या होता था? जन होता था। ठीक। ऋग्वेदिक काल में। और जन के मुखिया को क्या बोलता था? राजन या जनस्य गोपा बोलता जाता था। ठीक। और जन के बाद क्या होता था? विष के मुखिया को विस्पति बोला जाता था। और विष के बाद होता था ग्राम के मुखिया को ग्रामणी बोला जाता था। और ग्राम के बाद होता कुल के मुखिया को क्या बोला जाता? कुलभ, है ना। एक ग्रह भी बोले जाते हैं ग्रहपति, कुल के मुखिया को ग्रहपति भी बोला जाता। अच्छा, ऋग्वेद काल में सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? कुल थी, सॉरी, सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल। मतलब ऋग्वेदिक काल में ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल। और कुल का मुखिया कौन था? कुलभता। ठीक। आप सब ग्राम मत लगाइएगा, क्योंकि ग्राम से भी छोटा क्या था? कुल था। और ऋग्वेदिक काल में ग्राम के मुखिया क्या बोला जाता था? ग्रामणी। बात समझ में आया? आ गया होगा दोस्तों। तो आप सब थोड़ा बहुत पढ़े हैं, तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा, है ना। अब देखिए यहाँ मौर्य काल के बारे में थोड़ा बता देते हैं। मौर्य काल में जो द्रोणमुख होता था ना, 400 गांवों का समूह होता था। ठीक है। और प्रांत का जो प्रमुख अधिकारी होता था ना, वो राजा के वंशज से किसी व्यक्ति को बनाया जाता था। ध्यान दीजिएगा, ऐसे पूछेगा कि मौर्य काल में प्रांत का जो अधिकारी होता था, कैसे उसका चुनाव होता था, तो आप बताएंगे वंशज से, है ना। जैसे राजा का है तो उसका कोई वंश होगा ना, उसका बेटा या और कोई होगा, है ना। तो मौर्य काल में द्रोणमुख कितने गांव का समूह होता था? 400 गांव में। और प्रांत जो होता था ना मौर्य काल में, किसी वंश का यहाँ पर अधिकारी, मतलब कोई प्रमुख होता था। ठीक। अब देखिए मौर्य काल में कुछ प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। मौर्य काल में 3 प्रकार के प्रशासन मिलते हैं: प्रांतीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन और ग्राम प्रशासन। क्योंकि आप सब बीपी की तैयारी करें तो ग्राम प्रशासन आपको पढ़ना है ना, क्योंकि यही सब सिलेबस में दिया गया है ना। और आप जानते हैं अशोक के समय में कुल 5 प्रकार के प्रांत मिलते हैं। कितने प्रकार के? 5। तो कौन कौन से प्रांत थे? उत्तरापथ प्रांत, है ना, जिसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला थी। दूसरा था दक्षिणापथ प्रांत, जिसकी राजधानी श्रवणागिरी थी। ठीक। और अगला कौन सा प्रांत है? अवंती राष्ट्र, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। और प्रांसी प्रांत पाटलिपुत्र राजधानी थी। और कलिंगा की राजधानी कहाँ था? तोसली। तो ये आपसे खाली पूछा जाएगा कि अशोक के समय में कुल कितने प्रांत थे, तो 5 प्रांत थे ना। अब देखिए जो मौर्य काल में जो प्रांतीय प्रशासन है ना, इसका विभाजन हम देखते हैं। ठीक। इसके बाद नगर प्रशासन देखेंगे, सॉरी ग्राम प्रशासन देखेंगे। नगर प्रशासन तो हमें पढ़ना ही नहीं है ना, नगरों के बारे में। तो प्रांतीय प्रशासन मौर्य काल में देखते हैं तो सबसे बड़ा क्या होता था? राष्ट्र होता था। क्या होता था? राष्ट्र। और राष्ट्र का मुखिया कौन होता था मौर्य काल में?
राजा होता था। फिर राष्ट्र के बाद क्या होता था, प्रांत, और प्रांत का जो मुखिया होता था ना, प्रांतपति कहलाता था। और प्रांत के बाद क्या होता था, मंडल या प्रतिष्ठा या प्रादेशिक होता था। ठीक, और इस प्रांत के बाद क्या मिलता था, जिला मिलता था। जिले को आहार भी बोला जाता था। ठीक, और जिले का जो मुखिया होता था ना, उसको राजुक बोला जाता था। ठीक, और इसके बाद आता है द्रोणमुख। जिले के बाद क्या आता है, क्या आता है, द्रोणमुख। कितने गांव का समूह होता था, द्रोणमुख 400 गांव का समूह होता था। और द्रोणमुख के बाद होता था खरवाटिक। खरवाटिक कितने गांव का समूह होता था, 200 गांव का। और खरवाटिक के बाद होता था संग्राहक, जो 10 से 20 गांव का समूह होता था। और संग्राहक के बाद होता था गांव, और जिसका मुखिया कौन होता, प्रधान, है ना, जिसको हम क्या बोले जाते हैं, क्या हम बोलते हैं, ग्रामीणी। मतलब गांव का मुखिया क्या होता था, ग्रामीणी। बात समझ में आया? अच्छा, संग्राहक जो होता था, इसके स्तर पर गोप नामक अधिकारी होता था। क्या होता था, अधिकारी, जो 10 से 20 गांव के ऊपर का अधिकारी होता था, गोप, है ना। तो यहाँ ठीक है, तो गोप क्या होता था, 10 से 20 गांव के ऊपर एक अधिकारी होता था ना। अभी इसके बारे में देखते हैं। अब देखिए राजू के बारे में थोड़ा वर्णन कर लेते थे। राजू कहाँ पर होता था, जिले पर होता था। अभी देखिए यहाँ पर है ना, जिला होता था। जिले को क्या बोला जाता, आहार, है ना। जहाँ का मुखिया कौन होता था, राजुक होता था। अब राजुक के बारे में देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है राजुक। राजुक कौन होता था, जनपद का प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक, और जो न्यायिक भी कार्य करता था और राजस्व का भी अधिकारी। जैसे आजकल के डीएम होते हैं ना, डीएम के पास भी ये पावर होती है, न्यायिक भी अधिकार होता है और राजस्व भी वसूलता है आज के समय में जो डीएम है ना। तो राजुक भी ऐसे आप कंपेयर कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना। अब देखिए स्थानिक, स्थानिक अभी आया था ना। देखिए स्थानिक 10 से, कहाँ है स्थानिक, स्थानिक नहीं, यहाँ पर नहीं है, आगे बताएंगे। देखिए स्थानिक क्या होता था, स्थानिक का काम होता था ना, ग्रामों से भू राजस्व को इकट्ठा करना। ठीक, कहाँ पर नियुक्त होता था, यहीं पर क्या बोलते हैं, संग्राहक और खरवाटिक के बीच में ये भी नियुक्त होता था। ठीक, इसका काम क्या होता था स्थानिक का, कि गांव से भू राजस्व को इकट्ठा करना। ठीक, और जबकि गोप का काम होता था, कि का काम होता था लेखन का कार्य। मतलब जो भी है राजस्व से संबंधित लिखा पढ़ा काम कौन होता था, गोप करता था। और कर को इकट्ठा कौन करता था, स्थानिक करता था। ठीक, अब देखिए ग्राम प्रशासन के बारे में वर्णन कर लेते हैं मौर्य काल में। ठीक है, तो यहाँ का ग्राम प्रशासन के लिए प्रधान कौन होता था, ग्रामीणी होता था ना। ग्रामीणी कहा जाता था ग्राम प्रशासन में, जो आधुनिक समय में प्रधान की भांति था। जैसे आजकल के प्रधान होते हैं ना, वैसे पहले मौर्य काल में ग्रामीणी का पद होता था। ठीक, और सबसे छोटी राजनीतिक इकाई भी थी, कौन, ग्राम, है ना। और मौर्य काल में सबसे छोटा न्यायालय को ग्राम न्यायालय कहा जाता था। कौन सा न्यायालय होता था, ग्राम न्यायालय, मौर्य काल में, है ना। और जो ग्राम न्यायालय निर्णय जो देता था ना, ग्रामीणी निर्णय कौन देता था, ग्रामीणी देता था, क्योंकि ग्रामीणी ग्राम का प्रमुख होता था। लेकिन किसके सलाह पर देता था, जो गांव में श्रेष्ठ कुल लोग होते थे, जो बड़े बुजुर्ग लोग होते थे, उनकी सलाह पर ग्रामीणी जो होता था ना, न्याय देती थी, निर्णय देती थी ग्राम न्यायालय में। बस समझ में आ रहा। अब देखिए नगर प्रशासन के बारे में थोड़ा देख लेते थे मौर्य काल में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना। जो मौर्य काल है, मौर्य काल में नगर प्रशासन की अगर बात करें, है ना, तो इसका वर्णन 2 भागों में मिलता है। एक तो चाणक्य के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, एक तो मेगास्थनीज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे ना, क्योंकि दोनों ने नगर प्रशासन को एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले एक एक को देखते हैं ना। तो न देखिए नगर प्रशासन में चाणक्य का क्या था। तो चाणक्य का एक पुस्तक मिलता अर्थशास्त्र, आप सब भी पढ़े होंगे। अर्थशास्त्र में एक अध्याय है नगर प्राणहिता। ये जो नगर प्राणहिता नाम का अध्याय कहाँ मिलता है, अर्थशास्त्र में। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य। ठीक, तो इसी अध्याय में एक पद का नाम मिलता है नागरक। इसी में बताया गया है कि नागरक जो होता था, नगर का प्रशासनिक अधिकारी था या प्रशासक था। ध्यान देना। तो ऐसे पूछा जाएगा कि मौर्य काल में नगरों का जो प्रशासक कौन था, नागरक, अब बताएंगे। ठीक है, और आप जान गए कहाँ नागरक मिलता है। अर्थशास्त्र का एक अध्याय है नगर प्राणहिता, इसी में नागरक का
वर्ण मिलता है ना। और नागरिक का काम क्या था, नगर की सुरक्षा करना, साफ सफाई पर ध्यान देना ना, इसका काम था। बहुत सारे काम था, मतलब उसी से रिलेटेड। इतना बात समझ में आया। अब देखिए दूसरा देखते हैं नगर प्रशासन का जो वर्ण मिलता है मेगास्थनीज का, है ना। तो मेगास्थनीज का एक पुस्तक इंडिका, कौन सा पुस्तक है, इंडिका। अब देखिए इंडिका जो पुस्तक है ना, इसके दो नाम मिलते हैं, अधिकारी मिलते हैं, एक था एस्ट्रोनोमोई, एक था एग्रोनोमोई। इंडिका में ये दोनों पद मिलते हैं, है ना। एस्ट्रोनोमोई कौन सा अधिकारी था, नगर का प्रमुख अधिकारी था एस्ट्रोनोमोई, ध्यान देना। पूछा जाएगा कि इंडिका के अनुसार नगर का अधिकारी प्रमुख कौन था, एस्ट्रोनोमोई। और एग्रोनोमोई कौन कौन सा था अधिकारी था, जिला और सड़क का अधिकारी था, कौन, एग्रोनोमोई। बस समझ में आया। देखिए मौर्य काल में जो नगर प्रशासन था, जहाँ से पेपर में आता है वो आपका एक्सप्लेन कर दिया गया, ठीक। अब देखिए थोड़ा और देख लेते थे, एक पाटलिपुत्र मिलता था नगर, है ना। पाटलिपुत्र नगर के बारे में देख लेते हैं कि यहाँ पर 30 सदस्य होते थे। कितना सदस्य पाटलिपुत्र में थे, 30। और प्रत्येक जो सदस्य थे ना 5-5 सदस्यों में बटे रहते थे। अच्छा जब 5-5 सदस्यों में बटे रहेंगे तो कुल कितने हो जाएगा, 6-5-30, तो 6 समूह बनेगा, 6 समितियाँ बनेंगी ना। और जो समिति होता था, अब इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे ना, पाटलिपुत्र के बारे में, क्योंकि पाटलिपुत्र नगर का वर्णन करता है। तो दोस्तों वो आप सबसे गुजारिश है कि आप सब को वीडियो कैसा लगा, है ना। आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आप ऐसा सेशन चाहते हैं तो आप बताइए, हम लेकर आएंगे, नहीं तो आप सबको और प्रैक्टिस सेट होगा। तो हमारे समझ से ये तो अभी आप देख रहे हैं ना, हर टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। अभी 1-2 लेक्चर देखिए ना, जैसे कोई भी आयोग होगा, कोई भी सीमित होगा, कोई योजना होगा, जितना होगा ना सब डिटेल में बहुत गहराई से होगा, उतना गहराई से आप मुश्किल कहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।